Okay, so in case of fluorescent lamp is also known as ZDL. What exactly ZDL is? GDL is gas discharge lamp. In the previous lecture we have seen what exactly incantation bulb is. Incantation bulb आखिर क्या होता है वो हमने previous lecture में already देख लिया. But now the topic becomes GDL, gas discharge lamp. So why this fluorescent lamp is known as gas discharge lamp? Before going to that कि ये GDL इसे क्यों कहा जाता है, उस पे जाने से पहले and before any working, first हमें देख लेना चाहिए. First we have to see what are the parts available or what are the parts are there for fluorescent lamp. Fluorescent lamp पे आखिर parts क्या क्या होते हैं? So as you can see in the board, you can see there are 1, 2, 3, 4 that we can physically identify. ये चार पार्ट जो है हम इस डायग्राम पे फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये जो चार रेड कलर के ऑप्शंस हैं, ये चार रेड कलर के ऑप्शन वी कैन नॉट सी फिजिकली इनसाइड द फ्लोरेसेंट लैम्प. वो प्रेजेंट है बट फिजिकली प्रेजेंट नहीं. सो ये चारों में से सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट एग्जैक्टली इज फ्लोरेसेंट ट्यूब. इतना पार्ट, दिस पार्ट इज द फ्लोरेसेंट ट्यूब. ये आपका जो फ्लोरेसेंट, दिस इज योर फ्लोरेसेंट ट्यूब. So इस fluorescent tube के अंदर there are two types of material that we are using inside the fluorescent tube is this argon and mercury. Mercury particle form में होता है और argon एक inert gas है. अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि अगर इसे इनर्ट गैस आर्गन हम फ्लोरेसेंट ट्यूब में यूज करते हैं तो गैस से इसका कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही, बिकॉज वी नो दैट आर्गन इसके अंदर यूज होता है. सो इफ आर्गन अगर इसके अंदर यूज होता है तो फिर मर्क्यूरी का काम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड मर्क्यूरी फॉर. सो अब आपको ओके, देन वी हैव स्टार्टर इन द अपर साइड, वी हैव स्टार्टर. ओके, चोक हमारे पास, देन यहाँ पे चोक भी आता है. कैपेसिटर इज हियर, यू कैन सी देयर इज अ कैपेसिटर. किसी डायग्राम में आपको यहाँ पे भी कैपेसिटर दिखेगा बट दैट इज सेम. Then oxide of barium, then this. So now coming to the main part, why exactly this is known as gas discharge lamp? So हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि निकोला टेस्ला एंड थॉमस अल्वा एडिसन दोनों ने फ्लोरेसेंट लैम्प बनाने की कोशिश की थी, but both of them failed because in 1920 one scientist named as Jacques Rissler, जो एक जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने फ्लोरेसेंट लैम्प का कॉन्सेप्ट निकाला था. द आइडिया ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प वाज नॉट हिज. ही टुक अनदर थ्योरी, अनदर साइंटिस्ट थ्योरी which was already been given in 1890 by पीटर कूपर. पीटर कूपर के द्वारा एक थ्योरी दिया गया था. उस थ्योरी को यूज करते हुए जैकस रिस्लर ने फ्लोरेसेंट ट्यूब का इन्वेंशन किया. इसीलिए मैंने कहा था कि फ्लोरेसेंट ट्यूब का इन्वेंशन किसी एक आदमी ने नहीं किया था. इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्योरीज दैट गेव अस द फ्लोरेसेंट लैम्प. सो व्हाट एग्जैक्टली इन 1920 से पहले, सो व्हाट एग्जैक्टली इन 1890 पीटर कूपर ने आखिर कहा क्या था. पीटर कूपर की थ्योरी ये कहता था कि whenever you have some type of equipment which can give a voltage supply to the electrodes, आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, उस दो इलेक्ट्रोड को आप वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो वो इलेक्ट्रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके दूसरे इलेक्ट्रोड में जाने की कोशिश करेंगे. So the electrons will try to transfer from one electron to another electron if you give voltage supply to the both of them. So inside that particular process, अगर उस इलेक्ट्रोड दोनों के बीच में मैं मर्क्यूरी को ले आऊँ, if I take mercury in between the two electrode, उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अगर मैं मर्क्यूरी रख दूँ तो वो इलेक्ट्रोड जो है वो मर्क्यूरी के एटम के ऊपर फॉल करेंगे, या आप बोल सकते हैं इट विल कोलाइड टू द मर्क्यूरीज एटम. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, दैट पर्टिकुलर मर्क्यूरी will radiate a type of ultraviolet light. वो मर्क्यूरी एक अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएट करेगा. बट वी ऑल नो दैट अल्ट्रावायलेट लाइट हम अपने आंख से नहीं देख सकते बिकॉज इट डज नॉट फॉल अंडर द विजिबिलिटी रेंज. सो ये थ्योरी उनका था. 1890 में पीटर ह्यू ने ये कहा था. 1890 में पीटर ह्यू ने हमें ये थ्योरी दिया था कि whenever you have some mercury inside two electrodes and you will apply voltage to the electrodes, it will emit ultraviolet rays. उसी थ्योरी को यूज करके 1920 में जैकस रिचलर ने फ्लोरेसेंट ट्यूब का इन्वेंशन किया. उन्होंने इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए. उन्होंने क्या किया कि मर्क्यूरी के साथ साथ उन्होंने आर्गन का यूज़ किया इनसाइड दिस पर्टिकुलर ट्यूब. मर्क्यूरी के साथ साथ वो आर्गन भी इस्तेमाल किए, लेकिन सिर्फ यहाँ तक अगर आप यूज़ करेंगे तो, बट दीज टू आर ऑल्सो नॉट एबल टू क्रिएट विजिबिलिटी लाइट. वो दोनों को मिलाकर भी विजिबिलिटी लाइट नहीं बन रहे थे. तो उन्होंने और एक चीज़ का मॉडिफिकेशन क्या किया, व्हाट ही हैज़ यूज्ड अ फॉस्फोरस कोटिंग इनसाइड द पर्टिकुलर फ्लोरेसेंट लैम्प.
फॉस्फोरस एक तरह का मटेरियल है जिसको उन्होंने इस पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट ट्यूब के ऊपर एक कोटिंग की तरह दे दिया। तो क्या होगा, जब मर्क्यूरी और आर्गन के ऊपर हम इलेक्ट्रोड फॉल करा रहे थे, वो दोनों के एटम एक्साइट हो रहे थे जिससे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रहा था। उसके बाद दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विल फॉल अपॉन द फॉस्फोरस कोटिंग, फॉस्फोरस के कोटिंग के ऊपर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करेगा। जब ऐसा होगा तो phosphorus coating will emit a light which is visible to us. That particular process is known as fluorescence. The process in which the ultraviolet radiation is being falled upon a phosphorus material. The phosphorus material will emit a particular ray which falls under the visibility spectrum. That process is known as fluorescence. इसीलिए इस ट्यूब को फ्लोरोसेंट ट्यूब कहा जाता है। लेकिन इस फ्लोरोसेंट ट्यूब के अलावा इसको गैस डिस्चार्ज लैम्प भी कहा जाता है। बट हमने ये तो नहीं देखा कि व्हाई इट इज नोन एज गैस डिस्चार्ज लैम्प। गैस डिस्चार्ज लैम्प इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक इनर्ट गैस यूज होता है और उस गैस के ऊपर वी आर ट्राइंग टू फॉल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द गैस एटम। उस गैस एटम के ऊपर वी आर मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉल इनसाइड द एटम ऑफ आर्गन। Because of that process, this particular lamp is known as gas discharge lamp. गैस यूज होता है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किया और उस पर्टिकुलर चीज से हमने लैम्प बनाया। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गैस डिस्चार्ज लैम्प। लेट्स मूव बैक टू द पार्ट्स। सो दिस इज फ्लोरोसेंट ट्यूब। हम अब जानते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या क्या होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में मर्क्यूरी होता है। Fluorescent tube also has argon and we also has phosphorus material inside the fluorescent lamp. Phosphorus material को अगर आप चेंज कर देते हैं, there are so many types of phosphorus material available in electrical system जिससे आप अलग अलग कलर का रेडिएशन निकाल सकते हैं। Okay, so that is what fluorescent tube is. Now let's see how exactly this fluorescent tube works. So first of all, what happens is we give a AC supply. We give a AC supply across the two filaments. You can see there are two filaments. यहाँ पे एक फिलामेंट है, यहाँ पे एक फिलामेंट है। हम जो AC सप्लाई दिए वो चोक के थ्रू होते हुए पहले फिलामेंट के थ्रू, स्टार्टर के थ्रू होते हुए दूसरा फिलामेंट से देन न्यूट्रल। This is the circuit diagram of fluorescent lamp. So what happens is whenever you give a supply to this particular filament, जैसे ही आप इस फिलामेंट को वोल्टेज सप्लाई देते हैं, what happens is, तो जैसे ही स्टार्टर पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यहाँ पे यू कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल पार्ट्स इनसाइड द स्टार्टर। एक पार्ट जो होता है फिक्स्ड होता है, दूसरा मूवेबल होता है। मूवेबल इसलिए बिकॉज दैट पार्ट इज अ बाईमेटेलिक स्ट्रिप। वो जो पार्ट है एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप है। बाईमेटेलिक स्ट्रिप का मतलब होता है एक मेटल जिसमें दो अलग अलग तरह के मेटल को वेल्ड किया जाता है। सो उस वेल्डिंग मटेरियल से क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि दोनों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब उस पर्टिकुलर चीज में हीट प्रोड्यूस होता है तो दैट पर्टिकुलर थिंग will try to bend and both of them has different melting points. So one of them will bend faster than the another. So that is why we are using bimetallic stripper. जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बायोमेटलिक स्ट्रिप पे जाने का कोशिश करेंगे। So what happens is inside the starter you also has neon gas. अब आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे नियॉन क्यों लिखा था। सो देयर इज अ नियॉन गैस इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्टार्टर, जिसमें क्या होता है कि वो जो बायोमेटलिक स्ट्रिप वाला इलेक्ट्रॉन जो दूसरे फिक्स्ड कॉन्टैक्ट में जाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही वो प्रोसेस शुरू होता है द बायोमेटलिक स्ट्रिप स्टार्ट्स टू बेंड। वो बेंड होना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो बेंड होगा, जैसे ही थोड़ा दूर बेंड होने के बाद दैट बायोमेटलिक स्ट्रिप टचेस द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को टच कर जाता है। जैसे ही वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को टच करता है, आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम के हिसाब से इट विल बी अ शॉर्ट सर्किटेड फेनोमेना। सो शॉर्ट सर्किट होने से देयर विल बी अ वेरी हाई ह्यूज करंट इनसाइड द पर्टिकुलर सर्किट विल फ्लो। ए हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इनसाइड द सर्किट। उससे क्या होगा? देन द हाई करंट विल फ्लो इनसाइड दिस। अगर हाई करंट, या आप बोल सकते हैं जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में करंट क्या होगा? करंट विल बी मैक्सिमम, बिकॉज अगर दो पॉइंट का टच कर जाते हैं तो करंट हो जाता है मैक्सिमम। वोल्टेज क्या हो जाता है? वोल्टेज हो जाता है जीरो, या यू कैन से मिनिमम। तो जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वोल्टेज दिए थे, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज बहुत कम या जीरो हो चुका है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और कोई आयोनाइजेशन उसमें नहीं होगा, यानी बायोमेटलिक स्ट्रिप से इलेक्ट्रॉन्स निकल के फिक्स्ड कॉन्टैक्ट पे नहीं जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो बायोमेटलिक स्ट्रिप ठंडा होना स्टार्ट होगा। जब वो ठंडा होना स्टार्ट होगा तो वापस से वो अपना ओरिजिनल शेप पे आएगा, यानी कि फिर से करंट क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज करने लगेगा और फिर से वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज करने लगेगा। सो जब ये वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा उस पॉइंट पे
एक बहुत ही हाई वोल्टेज सर्ज जो है आपके इस पर्टिकुलर सर्किट पे जाएगा। वो हाई सर्ज कौन क्रिएट करेगा? वो हाई सर्ज क्रिएट करेगा चोक। चोक का काम यही है कि जब वो करंट धीरे धीरे घटना स्टार्ट होता है और वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, चोक क्या करता है, उस वोल्टेज को लेके एम्पलीफाई कर देता है। जिस पॉइंट पे वोल्टेज इंपल्स होना यानी कि बढ़ना स्टार्ट करेगा, वो क्रिएट कौन करता है? दैट इज क्रिएटेड बाय द चोक। तो वो वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा? वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों पे वोल्टेज सेम था, अब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ भी वोल्टेज बढ़ेगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है, सो व्हाट विल हैपन इज this particular electrons from one electrode will start flowing to another electrode। तो क्या होगा यहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन मर्क्यूरी और आर्गन के ऊपर गिरेंगे। उससे क्या होगा? दोज टू विल क्रिएट अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट क्या करेंगे? अल्ट्रावायलेट देन फास्फोरस के कोटिंग पे फॉल करेंगे। फास्फोरस कोटिंग पे फॉल करने से क्या होगा? फ्लोरेसेंट लैंप स्टार्ट हो जाएगा। सो वंस द फ्लोरेसेंट लैंप स्टार्टेड, उसके बाद यहाँ से कोई कंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों में तो कंडक्शन हो सकता था। That's because the resistance offered by the argon जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, वो नियॉन से बहुत कम होता है। The resistance offered by the argon is very very less than the resistance offered by the neon। We know that in electrical system the current will only flow in the part where the resistance is less। जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम है, करंट वहीं से फ्लो करेगा। सो एक बार ये फ्लोरेसेंट ट्यूब ऑन करने के बाद आर्गन जो है वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस देता है करंट को। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा सर्किट फ्लो करता रहेगा और ये स्टार्टर आपके सिस्टम से निकल जाए। देन द नेक्स्ट थिंग इज इफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द वोल्टेज डिक्रीजेस देन द नॉर्मल वैल्यू, यानी वोल्टेज जो है आपके पर्टिकुलर पॉइंट पे डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, तो उस पॉइंट पे ये फ्लोरेसेंट ट्यूब वापस से क्लोज हो जाएगा, वापस से बंद हो जाएगा। देयर विल बी नो एमिशन। सो इसीलिए वोल्टेज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल्सो बीन डन बाय चोक। चोक वो काम भी करता है। दैट इज वाई चोक इज ऑल्सो नोन एज अ बैलेस्ट। इन ऑर्डर टू मेंटेन द वोल्टेज, चोक इज ऑल्सो बीन यूज्ड एज अ बैलेस्ट, इसीलिए उसको बैलेस्ट भी कहा जाता है। सो हमने सब पार्ट तो देख लिया। द रेस्ट ओनली थिंग दैट वी हैवंट सीन इज व्हाई एग्जैक्टली ऑक्साइड्स ऑफ बैरियम इज रिटन हियर। ऑक्साइड्स ऑफ बैरियम यहाँ पे क्यों लिखा गया है? ऑक्साइड्स ऑफ बैरियम आपके ये दो फिलामेंट्स पे यूज होंगे। ये दो फिलामेंट्स पे ऑक्साइड्स ऑफ बैरियम यूज होता है। क्यों? इन ऑर्डर टू मेक, यहाँ पे ये जो फिलामेंट्स है ये क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर कर रहे हैं और मर्क्यूरी और आर्गन के ऊपर फॉल भी करना है, कोलाइड भी करना है। सो व्हाट हैपेंस इज अगर वो कॉलिजन जो इलेक्ट्रोड से निकल रहा है वो मर्क्यूरी और आर्गन के मिक्सचर पे जब फॉल करेगा, तो अगर वो फॉलिंग या कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन रहा, सो नॉट मच यूवी रेज विल कम आउट ऑफ द मर्क्यूरी एंड आर्गन एटम। आर्गन और मर्क्यूरी एटम से उतने ज़्यादा यूवी रेज नहीं निकलेंगे अगर वो कोलिजन इलास्टिक है तो। सो इन ऑर्डर टू मेक दैट पर्टिकुलर कोलिजन नॉन इलास्टिक, दिस ऑक्साइड्स ऑफ बैरियम आर बीइंग यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर फिलामेंट्स टू मेक दैट कोलिजन नॉन इलास्टिक। उस कोलिजन को नॉन इलास्टिक करने के लिए ही यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ बैरियम दोनों फिलामेंट में यूज होते हैं। बट नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाई एग्जैक्टली कैपेसिटर इज रिटन हियर? कैपेसिटर का आखिर काम क्या है? सो इन दिस पर्टिकुलर फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये एक ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पे हम ये टेक्नोलॉजी एज अ लैम्प यूज नहीं करते। वी हैव नाउ एलईडी विच इज मोर मच एफिशिएंट देन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड एलईडी डज नॉट रिक्वायर दिस टाइप ऑफ एक्सटर्नल सर्किट ऑल्सो। सो व्हाट हैपन्स इज अगर आप इस पर्टिकुलर फ्लोरेसेंट सिस्टम में कैपेसिटर नहीं लगाते हैं और अगर इसके सामने मैं एक रेडियो रख देता हूँ, देयर इज ए रेडियो हियर। हम जानते हैं रेडियो क्या होता है। रेडियो एक तरह का रिसीवर होता है जिसमें आप रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीव करते हैं। तो अगर इस चीज़ को मैं एक फ्लोरेसेंट लैम्प के सामने रखूँ तो यहाँ से एक हमिंग साउंड, एक तरह का हमिंग नॉइज़ वो रेडियो या ट्रांजिस्टर अपने अंदर रिसीव कर देगा। तो पुराने वक्त में क्या होता था, अगर आप फ्लोरेसेंट लैम्प यूज़ करते हैं और आप रेडियो सुन रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर हमिंग साउंड, सो एक हमिंग साउंड उस ट्रांजिस्टर में आता था। सो दैट इज़ द एरर ऑफ दिस फ्लोरेसेंट ट्यूब। कभी कभी फ्लोरेसेंट ट्यूब से भी हमिंग साउंड आता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा मटेरियल है जो हाईली इंडक्टिव है, दैट इज चोक। सो अगर कोई भी चीज़ हाईली इंडक्टिव है और वो आपके सर्किट में लगा हुआ है, दैट विल क्रिएट अ हार्मोनिक्स इनसाइड द सिस्टम। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हार्मोनिक यू हैव टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। सो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर वी आर यूजिंग दिस कैपेसिटर। कभी कभी कैपेसिटर यहाँ भी लगा होता है, बट दैट इज सेम। सो दैट इज ऑल द वर्किंग ऑफ दिस फ्लोरेसेंट लैम्प। हमने देख लिया फ्लोरेसेंट लैम्प कैसे काम करता है, फ्लोरेसेंस किसे कहा जाता है, गैस डिस्चार्ज किसे कहते हैं, आर्गन क्यों यूज होता है, मर्क्यूरी क्यों यूज होता है, नियॉन क्यों यूज होता है, बायोमेटल स्टिक क्या होता है, हमने सारी चीज़ें अब कवर कर दी है। सो नाउ कम्स द सिस्टम कि अगर इस लैम्प को मैं डीसी के साथ यूज़ करूँ तो क्या होगा। डीसी में ये लैम्प और
परफेक्टली काम कर सकता है, क्योंकि AC में क्या होता है कि व्हेन द पोलैरिटी इज पॉजिटिव द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस फेज, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हो जाता है इलेक्ट्रॉन फिर वापस आने लगते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव में आता है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पे ऐसे घूमते रह जाएंगे, वो वहाँ तक पहुँचने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो आधा जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आधा जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। सो उस केस में क्या होता है कि आपको एक हाई वोल्टेज सप्लाई, जो कि हमने अभी डिस्कस किया थोड़ा देर पहले, कि चोक जो है हाई वोल्टेज सप्लाई देता है, सो दैट एक ही बार में जो फॉरवर्ड सिस्टम है हो जाए, बैक सिस्टम आने से पहले ही कंडक्शन पूरा हो जाए। इसीलिए AC में हम चोक यूज़ करना पड़ता है। अगर DC यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे चोक यूज़ करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज DC में पोलैरिटी चेंज नहीं होता। पोलैरिटी चेंज नहीं होने से इलेक्ट्रॉन वापस की तरफ फ्लो नहीं करेगी। सो वो एक एडवांटेज है DC में। बट DC में आपको साथ में एक और इनकैंडेशन लैम्प का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इनकैंडेशन लैम्प साथ में एक और इनकैंडेशन लैम्प का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इनकैंडेशन लैम्प विल लिमिट द करंट। अगर DC में आप फ्लोरेसेंट लैम्प यूज़ करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर करंट लिमिटर चाहिए, तो आप चाहे तो सीरीज़ में एक इनकैंडेशन लैम्प यूज़ कर सकते हैं या फिर एक रजिस्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बोथ ऑफ देम विल डू द वर्क। So that is what if you use a incandescent bulb in DC. Now the question comes, fluorescent lamp हम use कहाँ करते हैं? आज के टाइम पे fluorescent lamp हम उतना use नहीं करते। In industry also we do not use fluorescent lamp because उसमें एक stroboscopic effect होता है जो fluorescent lamp में होता है। Stroboscopic effect एक ऐसा effect है जिसमें अगर एक fluorescent lamp के सामने एक आप highly RPM rotating machine रखें, तो अगर वो rotating machine clockwise rotate कर रहा है, तो fluorescent lamp के चलते if this is rotating clockwise, you will feel that the rotation is anti-clockwise. So it will create a virtual image. वो एक virtual image बना देता है जिससे कि आपको clockwise rotating system anti-clockwise लगने लगता है। इसके चलते इस पर्टिकुलर लैम्प को हम इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते थे, और बेसिकली ये लैम्प आज के टाइम पे यूज़ नहीं होता। बट इनकैंडेशन लैम्प से ये लैम्प हाईली एफिशिएंट है, क्योंकि ये 1 वाट में 40 ल्यूमेंस का आउटपुट दे सकता था। सो 40 वाट का ये लैम्प हमारे लिए बनाया गया था, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ल्यूमेन ये देगा। सो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट लैम्प इन कंपैरिजन विद इनकैंडेशन लैम्प, बट नाउअडेज दिस सिस्टम इज एब्सोल्यूट। So that is all about your fluorescent lamp, or you can say gas discharge lamp. इसके बाद भी और 2 ऐसे लैम्प है जो हम illumination chapter में पढ़ेंगे। So if you have any doubt regarding this particular lamp system or regarding this illumination chapter, again I am saying repeatedly that go there and download the Jadlan app. You will find all the syllabus regarding this, जिसमें आपको सारे तरह के industrial phenomena बताए जाएंगे कि how exactly these things are implemented in industry. So go there in the Jadlan app. You can also contact me for doubts inside the Jadlan app. Use the theoretical concept and subscribe to this channel, because we are uploading lectures repeatedly on this channel on daily basis. And until then, I will see you on the next lecture.